हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में गाइस हम चैप्टर नंबर 7 को रीड कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कुछ फाइल हैंडलिंग के टॉपिक्स। यानी हम फाइल को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से फाइल को रीड करते हैं, किस तरीके से फाइल में हम डाटा को इंसर्ट करवाते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि फाइल में जैसे कि हमें कोई डाटा रीड करना हो तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम कई जो कोडिंग है वो पूरी यूज़ करते हैं, लेकिन कोडिंग में आपने देखा होगा कि यदि हमें रीड करना है तो हमें रीड फंक्शन लिखना होगा, यदि हमको राइट करना है तो राइट फंक्शंस लिखना होगा। इन सब ये जो भी फंक्शंस हैं, है ना, तो आपने क्या देखा, प्रत्येक काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बने हुए हैं। यदि रीड करना है तो रीड के लिए फंक्शन बना हुआ है, राइट करना है तो यदि फाइल में डाटा लिखना है तो उसके लिए राइट फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, रीड लाइन, राइट लाइन, कई सारे आपने तमाम फंक्शंस देखे। साथ ही साथ आपने, यदि इसके हम जाते हैं इसके प्रीवियस चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 में भी आपने कई सारे फंक्शंस देखे। जैसे आपने देखा था कि हमें यदि पावर जाननी हो, पावर मीन्स आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। पावर इसके चाहे तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिंक के द्वारा पावर फंक्शन के वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो पावर है तो आप समझाते हैं पावर का, जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू है 2 दी पावर ऑफ 3 है, जो ऊपर जो वैल्यू रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 रेस हुआ है तो हम इसका जो कैलकुलेशन वो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 आंसर की सॉरी 2 आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सिमिलरली यदि यहाँ पे वैल्यू कुछ और होती है, सपोज यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाती, तो जो 2 है वो कितनी बार मल्टीपल होता, 5 टाइम्स में, इंटू 2 और इस कंडीशन में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इससे आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक है, तो इस तरीके से पावर फंक्शंस होते थे। इस तरीके के कई फंक्शंस सॉल्व किए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, बहुत अच्छे से देखे हैं। SQRT फंक्शन देखा हुआ है, ऐसे कई तमाम फंक्शन देखे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में देखा हुआ है कि इन फंक्शंस के आगे भी क्या लगा होता है, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा होता है। जो भी चीज़ लिखी होती है, यदि आपको फंक्शंस पे वर्क करना है तो या तो फंक्शंस के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना होता है, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाने होते हैं। तो आपने देखा होगा कोई यदि डाटा लिख रहे हैं तो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, यानी ब्रैकेट्स का यूज़ तो जरूर कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे ब्रैकेट्स एम्प्टी भी होते हैं, लेकिन हम उस हर कंडीशन में इन ब्रैकेट्स का यूज़ जरूर कर रहे हैं। क्या होता है, कैसे ये फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, आखिर ये जो फंक्शंस है वो वर्क कैसे कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपके सामने इंटरप्रेटर दिख रहा है, ये जो पाइथन का सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने में कई सारे कोडिंग का यूज हुआ है। ठीक है, अब जब कोडिंग बनी है, सॉफ्टवेयर बना है, तो उस सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेट कर दी गई हैं कि अगर यूजर पाव लिखे तो पाइथन कंपाइलर को क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। यदि SQRT लिखता है तो आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, यूजर जो भी नंबर देता है उसका आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है ना। पाइथन में रीड फंक्शन पहले से बना दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर यूजर ने रीड लिख दिया है तो पाइथन को डेटा को रीड करना है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये पाइथन कंपाइलर ने हमको पहले से बना के दिए हैं, जिससे क्या हुआ है, जिससे हमारा काम बहुत सरल हो गया। ठीक है, यानी जैसे रीड है तो रीड फंक्शन वर्क कर रहा है, तो रीड फंक्शन तब काम कर पा रहा है जब रीड फंक्शन को बहुत अच्छी कोडिंग करके तैयार किया गया होगा। इस रीड फंक्शन को जिसने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने रीड फंक्शन को बहुत अच्छे से रीड फंक्शन के कोडिंग की होगी, कई सारी चीज़ें लिखी होंगी। जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो ना, ऐसे रीड फंक्शन के ऊपर एक प्रोग्राम बना के कहीं ना कहीं सेव किया होगा पाइथन का सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी तो आप रीड का यूज़ कर पा रहे हो, है ना। आप राइट का यूज़ तभी कर पा रहे हो जब सॉफ्टवेयर डेवलपर ने राइट फंक्शन के बारे में कई सारी चीज़ें लिख कर रखी हैं। ये जो फंक्शंस है ये क्या करते हैं, हमारा काम सरल बनाते हैं, तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम में इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बट आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। तो ये होता क्या है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि बैक साइड फंक्शन लिखा है, यानी फंक्शंस होते हैं।
ठीक है। लेकिन ये यूजर डिफाइन क्या होता है, आइए चलिए आज हम इन फंक्शंस को थोड़ा और अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली जो आप फंक्शंस पढ़ते हो, ये बेसिकली फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है प्री डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब ऐसे फंक्शन जिनका मतलब, जिनका नेम सब कुछ पाइथन कंपाइलर में पहले से सेट होके आया है। जैसे कि आप यूज कर रहे हो बहुत ही कॉमन फंक्शन प्रिंट, आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो। ये प्रिंट फंक्शन पहले से जो पाइथन डेवलपर है जिसने सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसने प्रिंट फंक्शन को पहले से बना दिया पाइथन कंपाइलर में, और आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लिखते हो और पाइथन कंपाइलर काम करता है प्रिंट का। फाइन। तो ऐसे फंक्शंस जो कि पहले से ही बने हुए हैं, पाइथन के डेवलपर ने आपको बना कर दिए, वो कहलाते हैं आपकी प्री डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड वन फंक्शंस आते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? देखिए नाम से समझ में आ रहा है, जो कि यूजर डिफाइन करेगा। यूजर कौन? आप। यानी जब ऐसे फंक्शन जिनको हम खुद लिखते हैं, जैसे आप यूज कर रहे हैं ना प्रिंट फंक्शन का, है ना, आपने यूज किया यहाँ पे पाव फंक्शन का। चलिए इस तरीके से आप एक और फंक्शन है, जैसे कि हमको नंबर्स आपस में जोड़ना है, तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं, आइए जल्दी से इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रिंट फंक्शन तो आपने अभी तक खूब देखा हुआ है, पाव फंक्शन की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी, यदि आपको रिवाइज करना है तो आप पाव फंक्शन जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार सम फंक्शन भी होता है। आइए सम फंक्शन का यूज करना आपको मैं सिखा देती हूँ एक बार। सपोज एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे एक वस्तु, और इसके अंदर आपको आई थिंक लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं प्रीवियस वीडियोस में। लिस्ट और डिक्शनरी इनकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप उन पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिस्ट, डिक्शनरी, टप्पल्स पढ़े हुए थे, जिसमें कि सपोज हम कोई कई सारे नंबरों का एक सेट तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने तैयार किया 10, 20, 30। ठीक है, ये 3 नंबर मेरे लिए। अब मुझे इन तीनों नंबरों का एडिशन करना है, जोड़ना है मुझे इन तीनों नंबरों को, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम। ठीक है, सम एक फंक्शन है तो इसके आगे अच्छा फंक्शन की पहचान क्या हो जाती है पाइथन के इंटरप्रेटर के ऊपर, कि देखिए इनका कुछ कलर है ना ऐसा बैगनी सा आ जाता है, और वो फंक्शन जिनके लिए जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी इसके लिए मुझे किसी फाइल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। आपने देखा होगा, हमने जब फंक्शंस पढ़े थे तो हमने कुछ फाइल्स को इंपोर्ट किया था। ठीक है, फाइल्स जो इंपोर्ट की थी उनकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आपको प्रोग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि हमें किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन का यूज करके फाइल को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। बट कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं इसमें हमको फाइल को इंपोर्ट करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम सम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पहचाने कि ये फंक्शन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? देखिए यदि सम फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो आप सम लिखिए। ठीक है, देखिए यदि ये जैसे सम फंक्शन है जिसको आप बिना इंपोर्ट फाइल के यूज कर सकते हो, तो आप ध्यान दीजिए वो चीज़ आपकी कुछ इस तरीके से बैगनी कलर में हो जाएगी, इस तरीके से पर्पल कलर में हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमको देखना है। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि इस फंक्शन सम है, सम के आगे मैंने ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया ए। ठीक है, अब क्या करें कि फंक्शंस को क्या करती हूँ मैं किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा देती हूँ, सपोज सी के अंदर। यानी फंक्शन है, समझ में आ गया कि एक फंक्शन है सम, यानी सम करेगा, किसका सम करेगा? ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी हुई वैल्यूज का क्या कर देगा? ये सम कर देगा। तो ए के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई? 10, 20 एंड 30। यदि इन तीनों का सम यदि आप करके देखें तो क्या आ रहा है? इसका सम आना चाहिए 60। ठीक है, तो ये जो 60 वैल्यू है, ए के सारे डेटा को ये सम करके जो 60 वैल्यू उसको किसके अंदर स्टोर करवा देगा? सी के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं वो डाटा सी के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखने के लिए कि 60 यानी जो भी आंसर है वो सी के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हमको क्या लिखना होगा? यहाँ पे प्रिंट फंक्शन। सो हमने प्रिंट लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया सी। ओके, ना अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे हमको सबसे पहले अपने प्रोग्राम का नाम देना होगा। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, हम सम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे सम एफ कर देते हैं, यानी सम फंक्शन। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, अब आप समझ ही गए।
कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नाम के आगे आपको .py जरूर लगाना है, जैसा कि मैंने सम f के बाद .py का यूज़ किया है। और अपने डेटा को मैंने क्या कर दिया है, फिर सेव कर दिया ना। अब अपने प्रोग्राम को मैं रन करके देखती हूँ। तो फंक्शन F5 की सहायता से अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। तो देखिए मुझे आंसर यहाँ पे 60 प्राप्त हो गया। तो ये सम ने क्या किया, सम एक फंक्शन है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसका उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इसका मतलब ये है कि सम फंक्शन पहले से बना हुआ है, जिसका अर्थ ये है, पाइथन समझ जाता है कि भाई मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे फंक्शंस पाइथन कंपाइलर में पहले से बने हुए हैं, और कई सारे हमने इस तरीके के प्री डिफाइंड फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक और टाइटल देखिए आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी ये जो फंक्शंस आप देख रहे हो, जैसे सम का फंक्शन देखा आपने, प्रिंट का फंक्शन देखा, इस तरीके के फंक्शन यूजर खुद भी लिख सकता है। आप खुद अपने खुद के सेल्फ फंक्शन बना सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो फंक्शंस आप खुद डिफाइन करते हो, आप खुद बनाते हो, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अब ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि यूजर अपने काम के अकॉर्डिंग खुद ही फंक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है, बेसिकली ये जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और आपने डायरेक्ट लिख दिया सपोज a = 10, b = 20, ओके, और c = a + b, और आपने यहाँ पे करा दिया प्रिंट। और यहाँ पे आपने c की वैल्यू बड़ी आसानी से प्रिंट करा दी। एकदम सिंपल प्रोग्राम है जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए। ठीक है, यदि मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करती हूँ और F5 की सहायता से रन करती हूँ, तो देखिए मुझे 30 आंसर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है, प्रोग्राम में दिक्कत ये है कि अब मैं इस प्रोग्राम को जितनी बार भी चलाऊंगी मुझे हमेशा 30 ही आंसर दे देगा। आप खुद ऐसा कैलकुलेटर या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे कि वो चलाए और सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर दे दे, मतलब आप उसके लिए पैसा क्यों डालेंगे, आप अननेसेसरी ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों खरीदेंगे। आप तो ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदने के इच्छुक हमेशा बने रहेंगे ना, कि आप कोई सा भी नंबर दो और उस नंबर को वो क्या कर दे, ऐड कर दे। तो अगर इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर हम चाहते हैं कि भाई इस तरीके का हम कोई प्रोग्राम बनाए, इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो इस तरीके का प्रोग्राम मैंने आपको बनाना सिखाया था कि हम क्या करें कि यूजर अपनी मर्जी से हमको कोई भी नंबर दे, वो 10 दे, 20 दे, 30 दे, उसकी मर्जी है। यूजर अपनी तरफ से कोई सा भी नंबर दे और पाइथन उसको ऐड कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए मैंने आपको प्रोग्राम की कोडिंग सिखाई थी कि आप क्या करिए, सबसे पहले एक मेमोरी लोकेशन लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि यूजर आपको इनपुट करे, यानी यूजर आपको रन टाइम पे कोई भी नंबर दें, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन का यूज करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज करना होता है, और इनपुट फंक्शन में आपको यहाँ पे लिखना होता है जो भी आप चाहते हैं कि भाई जैसे आप नंबर दोगे, तो अगर ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है तो आपको समझ में थोड़ी ना आता है कि हमको नंबर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना रोल नंबर लेने जा रहे हो ई मित्र पे, या किसी भी आप जैसे किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरा है, उस परीक्षा के लिए आप रोल नंबर लेने जाते हो, तो जब रोल नंबर लेने जाते हो तो वो कुछ आपसे फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो बाकायदा आपको जिसमें रोल नंबर लिखना होता है या एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है या XYZ जो भी लिखना होता है, वो बाकायदा आपको लिखा हुआ मिलता है कि भैया यहाँ पे रोल नंबर लिखो, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखो। तो आप उस जगह पे रोल नंबर लिखते हो, और यहाँ भी बोलता है एप्लीकेशन नंबर लिखो, वहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर लिखते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको वो कॉलम ही दिखे कि भाई यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है। सिमिलरली इस प्रकार यदि पाइथन आपको कुछ कोड लिख कर नहीं देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई नंबर एंटर करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी इनपुट करके इस तरीके से रहने दिया, ए के अंदर वैल्यू तो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने इतना प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, आप ए के अंदर वैल्यू भी दे सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू देनी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं, F5 की सहायता से रन करते हैं सेव करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप कैसे समझोगे कि आपको कोई इंटीजर वैल्यू या कोई नंबर एंटर करना है। बट इसके विपरीत केस, आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, एंटर
फर्स्ट नंबर या एंटर एनी नंबर, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन कर रही हूँ। तो देखिए अगर वो कह रहा है एंटर एनी नंबर, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे कोई ना कोई नंबर को क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि आपको अपना नाम एंटर करवाना है, यूजर बोलता है कि अपना नाम एंटर करो, तो एंटर योर नेम। अब ये आउटपुट स्क्रीन पे यदि आपको जैसे कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, तो जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे दिख रहा है एंटर योर नेम, जो समझ में आ रहा है बड़ी आसानी से कि मुझे अपना नेम एंटर करना है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है एंटर एनी नंबर, तो आपको समझ में आ गया नंबर एंटर करना है। एंटर एनी नेम, तो समझ में आ गया कि आपको कोई नाम एंटर करना है। बट इन केस मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है, तो आपको क्या एंटर करना है, क्या समझ में आ रहा है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसी प्रकार, वैसे तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा रिवीजन करवा रही हूँ ताकि हम फंक्शंस को अच्छे से पढ़ सकें, यूजर डिफाइंड फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी नंबर। मैं जो प्रोग्राम यहाँ पे बनाने जा रही हूँ वो 2 नंबर के एडिशन का बनाने जा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि यूजर एनी नंबर की जगह ऐसा बोले एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर जो है वो कोई सा भी नंबर एंटर कर दे। अब आप सभी जानते हो कि किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। ठीक है, पहले के हम प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इनमें एक और चीज, आप जब इस तरीके के फंक्शन लिखते हैं तो एक और चीज, आपको हमेशा जब भी इस तरीके के डेटा एंटर करवाना है, कोई वैल्यू एंटर करवानी है, तो हमेशा और हमेशा आपको उस डेटा की, उस वैल्यू की टाइप बतानी होती है कि किस तरीके की डेटा वो यूजर से लेगा। ठीक है, सपोज इंटीजर टाइप की लेगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इंटीजर, और उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने होंगे और ये पूरा डेटा इंटीजर ब्रैकेट्स में बंद करना होगा। तो अगर एक ब्रैकेट इंटीजर के बाद यहाँ पे चालू किया है इनपुट के बाद, तो आपको एक ब्रैकेट फिर यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। ठीक है, सेम इधर जैसा काम हमने वहाँ पे किया यहाँ भी करना होगा। इंटीजर लिया, यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे ऑफ किया। ब्रैकेट्स का प्लीज विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि यूजर जो भी नंबर दे, यूजर क्यों नंबर देगा, कैसे नंबर देगा, वो ए और बी में कैसे जाके स्टोर होगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो C = 2 हमने यहाँ पे लिख दिया A + B, फाइन। और यहाँ पे हमने करवा दिया प्रिंट C। ओके ना, अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और F5 की सहायता से रन करती हूँ। तो बोल रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने दे दिया 20। फिर बोल रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने दे दिया 30। तो उसने मुझे 2 नंबर का एडिशन करवा दिया, 50 आंसर आ चुका है। अब बात ये आती है कि सपोज इसने तो क्या किया, आपसे एक ही बार नंबर लिया और एक ही बार नंबर लेकर अपना काम खत्म कर दिया। यानी आप इसमें जो कैलकुलेशन है वो एक ही बार कर सकते हो। यदि आपको सेकेंड टाइम फिर से कैलकुलेशन करना है तो आप अपनी स्क्रीन को क्लोज करिए, देन दोबारा से F5 की सहायता से रन करिए और अब आप चाहें तो दूसरा नंबर दे दो। ठीक है, बट बात यह है कि अगर मैं चाहती हूँ कि सेम आउटपुट स्क्रीन पे मेरा जो एडिशन है वो सपोज 4 बार हो, यानी 4 के पेयर में अलग अलग नंबर्स हैं और उनको मुझे एडिशन करवाना है, तो मैं चाहती हूँ मेरा एक ही प्रोग्राम को एडिशन हो जाए। क्यों मैं बार बार अपने प्रोग्राम को बंद करूँ फिर रन करूँ? यदि मुझे 4 बार अलग अलग, यदि मेरे पास 4 पेयर से एडिशन करवाने के, तो अगर मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया तो मुझे 4 बार इस प्रोग्राम को अपना क्लोज करना पड़ेगा और फिर नया प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अब उसमें बात यह है कि मेरा जो नया डाटा है वो आ रहा है, प्रीवियस डाटा तो चला जाता है क्योंकि रैम में स्टोर हुआ है। और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से फाइल हैंडलिंग में सीख चुके हैं कि हमने जो भी डाटा दिया है, अब फिलहाल हमने जो प्रोग्राम रन किया है इसके अंदर जो भी डाटा जाएगा वो क्या हो जाता है, वो रैम के अंदर स्टोर होता है। जैसे मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ तो जो डाटा मैंने दिया था अभी 6789 वो पूरा डाटा उड़ चुका है।
ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं 4 पेयर्स में एडिशन करवाना चाहती हूँ, वो चारों के चारों पेयर्स मेरे एक साथ मेरे सामने आ जाएं, एक साथ मेरे आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाए, ताकि मैं अच्छे से कुछ उनका एनालिसिस भी कर सकूं, अच्छे से देख सकूं। तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, एक आइडिया तो समझ में आ सकता है। क्या, ये जो डाटा है ना, जैसे ये लाइन्स है, इसको कंट्रोल सी कर दो, बहुत ही सरल तरीका है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो प्रोग्राम आपका 2 बार चल जाएगा। 4 बार करना है ना, तो ये तीसरी बार और ये चौथी बार पेस्ट कर दो। और अब अपने प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 20, एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 30, उसने आंसर दे दिया 50। अब उसने दोबारा से बोल दिया एंटर एन नंबर, मैंने कहा 10, फिर उसमें मैंने बोला 2, उसने आंसर दिया 12। फिर उसने थर्ड टाइम पूछ लिया, मैंने कहा 32, आंसर आ गया। फोर्थ टाइम भी पूछ लिया उसने, तो मैंने कहा 20 और 4, आंसर आ गया 24। ठीक है, अब मुझे 4 बार ऐड करना था, तो मैंने अपनी जो कोडिंग है ना, इसको 4 बार लिख दिया। मान लीजिए मुझे इस तरीके के नंबर 100 बार ऐड करवाने, 50 बार ऐड करवाने, तो क्या मैं इतनी कोडिंग को 50 बार 100 बार लिखूंगी? अच्छा, एक बात और है, अगर मैं 50 बार लिखती हूँ, 100 बार लिखती हूँ, चलो लिख भी देती हूँ, तो मेरी कोडिंग कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हम ऐसा कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि हमारी कोडिंग छोटी सी रहे और हमारा काम अच्छे से हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम हम करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं, कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ये सब हटा देते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का हम तब यूज करते हैं जब हमें सेम लाइंस को बार बार यूज करना। यानी ये जो लाइंस है, इसको अगर मान लो मुझे 50 बार 2 नंबरों को एडिशन करना है, मेरे पास 50 पेयर्स हैं, तो 50 बार मुझे इनका यूज करना है। 10 बार का एडिशन करना है पेयर्स का, 10 पेयर्स हैं तो मुझे 10 बार यूज करना है। तो अगर मुझे सिमिलर लाइंस का बार बार यूज करना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद का अपना एक फंक्शन बना सकते हैं। और फंक्शन क्या करता है, फंक्शंस हमारे प्रोग्राम को बहुत छोटा कर देता है। ठीक है, और फंक्शन को हम एक बार लिख देते हैं, और फंक्शन की विशेषता होती है कि हम उसको एक बार लिखते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, ये जो डाटा है ना, इसको पूरा यहाँ से कंट्रोल एक्सेस आता से कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यही डाटा भी पेस्ट करके मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है डेफ, यानी आप एक फंक्शन डिफाइन करने जा रही हैं, आपने पाइथन को बता दिया। DEF लिखने के बाद आपका जो फंक्शन है उसका नाम क्या होगा। जैसे कि आपने अभी देखा, जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा अभी वीडियोस में, जैसे मुझे स्टार्टिंग में हमने बताया था सम नाम का एक फंक्शन था, ऐसे हम सम लिखा था। तो सम, तो वो जो फंक्शन है उसका कुछ ना कुछ तो नाम था ना, तभी तो उससे कॉलिंग हुई। जैसे हम लोग भी होते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ नाम तो होता है जिस नाम से हमें बुलाया जाता है, तो हमें समझ में आता नहीं अगले व्यक्ति हमको बुला रहा है। इसी प्रकार आप कोई भी फंक्शन बनाने जा रहे हो तो हमेशा उसका एक नाम जरूर होगा। तो जैसे मुझे एडिशन का सम बनाना है, जैसे मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ समझ में आई। एक तो आपको जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी खुद का फंक्शन बनाना है, तो आपको DEF लिखना होगा। DEF का मतलब होता है डिफाइन, यानी हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो डिफाइन का एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं DEF। उसके बाद स्पेस देके आपको अपने फंक्शन का जो भी आपको पसंद हो, जैसे मैं एडिशन कर रही हूँ तो ऐड नाम दे दिया, आप sum1 दे दो, sum2 दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐड नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये फंक्शन है, तो फंक्शन आप सभी जानते हो, फंक्शन के आगे क्या लगे होते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन ये फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन कौन सा है, जो मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बनाने जा रही हूँ फंक्शन तो उसमें ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ प्री डिफाइंड में आएंगे। फंक्शन कोई से भी उनमें ब्रैकेट्स जरूर आएंगे। इतना लिखने के बाद आपको इस तरीके से डबल कॉलन का साइन लगाना है, फिर आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद देखिए आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ इंडेंट फॉर्म में ब्लिंक कर रहा है। तो आपको अब जो भी अपनी लाइन्स है जो आप बार बार रिपीट करना चाह रहे हो, उन लाइन्स को आप यहाँ पे इंडेंट फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो जो लाइंस थी मेरी जिनको मैं बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, वो लाइंस मैंने पहले से कॉपी कर ली थी, कट कर ली थी,
तो उनको मैं यहाँ पे कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट कर दूँगी। एक प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए जितना भी डाटा है ना, जितनी भी लाइन्स है जो कि मैं चाहती हूँ बार बार रिपीट हो, वो सारी के सारी इंडेंट फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डाटा जो है मेरा इंडेंट फॉर्म में नहीं है। तो इसको इंडेंट फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, टैब प्रेस कर दो। देखिए टैब, जब आप टैब प्रेस करती हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा वो इंडेंट फॉर्म में पहुँच जाता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको कट करके भी पेस्ट कर सकते थे, पर वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि यहाँ से आपने लिया, कंट्रोल X से से कट किया, यहाँ पे गया, आपने एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ है कि आप तो क्या करो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और टैब की को प्रेस कर दो, तो ऑटोमेटिक वो डाटा आपके इंडेंट फॉर्म में आएगा। और उसके बाद यहाँ से डाटा को फिर से क्या कर दो, टैब कर दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बात ये आती है कि भाई ये जो लाइन्स हैं मुझे मान लो 4 बार रिपीट करनी, मुझे 4 बार, जैसे मैंने अभी देखा ना 4 पेयर्स दिए डाटा के अलग अलग, उनका एडिशन करवाया, तो मुझे 4 बार डिफाइन करनी है, 4 बार यूज़ करना है लाइन्स का। तब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा एंटर कर दीजिए और बैक स्पेस को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ उतना ही डाटा इंडेंट फॉर्म में लिखना है जिन लाइन्स को हमें बार बार रिपीट करना है। अब आपको क्या करना है, बैक स्पेस को प्रेस करके आपको ये जो फंक्शन है एडिशन का, ये फंक्शन कितनी बार चाहिए, 4 बार ना। तो आपको सिंपल और सिंपल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम, आपके फंक्शन का नाम क्या है, आपके फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड कितनी बार है, 4 बार ना, तो 4 बार आप सिंपल और सिंपल अपना ऐड फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए। ऐड क्लियर, यानी आपको 4 बार, अब ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस, इनको 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ आप 4 बार क्या कर सकते हैं, अपने इस तरीके से फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, नाउ सेमीकोलन लगा दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल S के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है। तो देखिए अब मेरा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, ध्यान दे लीजिए। फर्स्ट टाइम चला तो मैंने यहाँ पे 20 दिया, सेकेंड टाइम 1 नंबर दिया, ओके, सेकेंड टाइम फिर चल गया। अब यहाँ पे सपोज मैंने 2 दिया, 3 दिया, 5, देखिए थर्ड टाइम फिर चल गया, 1 दिया, 4 दिया, 5, फोर्थ टाइम फिर चल गया, तो मैंने यहाँ पे 4 दिया, 5 दिया, आंसर आ गया 9। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो है वो एरो के निशान आ चुका। तो आपको समझ में आया यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या फ़ायदा है, कि आपको जब भी ऐसा लगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं मुझे बार बार यूज़ में आ रही है, इन लाइन्स का मुझे बार बार यूज़ करना है, तो उन लाइन्स को आप क्या करिए, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, अपना खुद का एक फंक्शन बना दीजिए और फिर सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के नाम से उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ये जो बेसिकली हमने जो फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा है ना यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम लिखा, जैसे ही मैंने नाम लिखा तो जो ऐड फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉल हो गया। सिमिलरली जैसे कि हमारा नाम है, हमारा नाम जब जब बोलेगा तब तक हम हाँ बोलेंगे या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे, उसी प्रकार जैसे ही हम फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखते हैं उतनी बार वो फंक्शन यहाँ से क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। दूसरी चीज़, ये जो हमारे फंक्शन हमने लिख दिए, ये एक तरीके से हमने क्या किया, अपने फंक्शन में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रख दिया जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं, मॉड्यूल। तो हमने क्या किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा क्या किया, अपना खुद का एक छोटा सा मॉड्यूल बना दिया जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब यदि 50 बार में मुझे 50 मतलब मेरे पास 50 पेयर हैं एडिशन करने के और 50 बार मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो बड़ी आसानी से मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनको फंक्शंस को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अब बात ये आ रही है कि आप बोलेंगे मैडम आपने ये सेमीकोलन, ये कुछ नया सा लग रहा है, तो हम इस सेमीकोलन को हटा देते हैं और देखते हैं जो हमारा फंक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं। हमने 4 बार फंक्शन करे थे तो हम 4 ही रख देते हैं, यहाँ पे 5 बार लिख देती तो 5 बार फंक्शन कॉल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा और ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। उन सेमीकोलन्स को मैंने यहाँ से देखिए हटा दिया है, और अगर इन सेमीकोलन्स को हटाकर मैं कंट्रोल S के साथ सेव करती हूँ, F5 के साथ ऐसे रन करती हूँ, तब भी मेरा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, देख लीजिए 7 2 9 5 1 2 3। ठीक है, तो ये जो सेमीकोलन्स मैंने अभी लगाए थे वो ऑप्शनल थे,
आप चाहें तो इन सेमीकोलन का यूज़ करिए, चाहे तो इस सेमीकोलन का यूज़ मत करिए। ठीक है, तो ये था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्यों यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या स्कोप है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।